Hi guys, how are you all? I am Gaurav Chaudhary. Today we will be discuss about electric dipole. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से सीख लिया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन को सबसे पहले लिखेंगे। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो भाई मैं आपको बता दूं, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल की बात करो, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से सीख लेना, क्योंकि इससे आगे आने वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, सारा का सारा इसकी ही टू कॉपी है। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल भी सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत ही चेंज है, आसानी से हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सर इसका मतलब क्या होता है, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है +q और एक है -q, इनका एक ग्रुप यानी कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर एक सिचुएशन आती है, केस आता है, और किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो वही मैं आपको अब कराऊंगा। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यूनिफॉर्म क्या होता है, डाइपोल तो हम जानते हैं, आपने पढ़ाया है डाइपोल अच्छे से, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिसिप्लिन। अब स्कूल में आपने देखा होगा कि सभी बच्चे एक ही तरह की ड्रेस में होते हैं, तो उनका क्या है, वो यूनिफॉर्म, सभी पे एक प्रकार की ड्रेस। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी यूनिफॉर्म में चलते हैं। यूनिफॉर्म बोले तो एक ही दिशा में, ऐसे एक ही दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती हैं उनको यूनिफॉर्म बोलते हैं। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इधर जा रही है, दूसरी इधर भाग रही है, तीसरी इधर जा रही है, कोई इधर भाग रही है, मतलब इधर उधर, यानी कि जो डिसिप्लिन को फॉलो ना करें उनको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिसिप्लिन को फॉलो करे एक निश्चित दिशा में चले उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर ये क्या है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, वही तो आप दिखाने वाले हैं। कैसे, सेम वैसे ही आपने ये डिवाइस तो देखा ही होगा, इसका नाम आप जानते हैं क्या होता है सर, मोटर। छोटी वाली मोटर है, बड़ी मोटर तो मैं दिखाऊंगा नहीं उठा के। ये क्या है, मोटर। इसके अंदर फंडा क्या होता है, इसके अंदर दो मैग्नेट काम करते हैं। एक मैग्नेट में यानी रोटर वाली, यानी कंडक्टर रोटर पे भी होते हैं और स्टेटर पे भी होते हैं। कैसे होते हैं सर, सेम वैसे ही जैसे मैं इस लोहे के टुकड़े को, अब इसको क्या मान लिया मैंने, लोहे का टुकड़ा, ठीक है। इसके पास अगर कोई मैग्नेट लेके आता हूं तो ये इसके साथ खिंचा चला जाता है। देखिए प्रैक्टिकल देखिए दोबारा से, अगर इसके पास कोई मैं मैग्नेट लाता हूं तो ये खिंचने लगता है, ठीक है जी भैया। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो या मैग्नेटिक फील्ड मान लो भैया, है तो फील्ड ही, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से हो चाहे परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो। तो ये क्या है, इस चुंबक में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको बताया था किसी भी चुंबक में से या किसी भी मैग्नेट में से फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लो, ठीक है। तो इसमें से क्या निकल रही हैं, एग्जाम्पल के लिए PMMC ले रखा है यानी परमानेंट मैग्नेट, हालांकि यहाँ मुझे टेम्पररी मैग्नेट लेना चाहिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ठीक है। तो इसमें से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में मैं एक डाइपोल रख दूं। डाइपोल क्या है, एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा। ये क्या है, ये भी मैग्नेट का टुकड़ा है, और ये बड़ी वाली मैग्नेट, ये बड़ी वाली मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड देती है और ये भी देती है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक छोटा सा टुकड़ा रख दूं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा, इस मैग्नेट की वजह से घूमेगा या इसकी तरफ खींचेगा। तो वही सवाल आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी टुकड़ा रख दिया जाए, लोहे का हो या मैग्नेट का हो, तो वो रोटेट करेगा या इधर उधर भागेगा, भैया उस पर फोर्स लगेगा ना। तो उसी लॉ पे क्या काम करती है, सेम वैसे ही मोटर काम करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अपनी तरफ खींचती हैं, उसी की वजह से हमारी मोटर जो है घूमने लग जाती है सर। अच्छा ये फंडा है। तो ये जो मोटर सर आप दिखा रहे हैं, ये वाली मोटर, अच्छा ये इसके अंदर भी मैग्नेट होती है क्या, हाँ बिल्कुल। तो सर क्या मोटर बनाना सिखा रहे हो, जी हाँ। ये जो डाइपोल है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखते जाएंगे। आपने यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल सीख लिया, आगे जाके
ये सब किस में काम आने वाला है? डीसी मशीन में। अच्छा सर, टॉर्क वगैरह आप सिखाओगे आप, ठीक है। अच्छा, अब आई बात समझ में सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इसकी थोड़ा डेफिनेशन बताइए। इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन uniform electric field, if the dipole is placed in uniform electric field, then dipole experiences some torque and makes an angle थीटा। सर ये क्या बोल रहे हो आप कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो वो एक थीटा बनाता है, यानी कि कोई एंगल बनाता है। क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आया? तो सबसे पहले आप समझिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब। भैया कभी स्कूल में गए होगे आप, तो स्कूल में सभी स्टूडेंट एक ही ड्रेस में रहते हैं, एक व्यवस्थित यानी कि यूनिफॉर्म यानी डिसिप्लिन में रहते हैं। तो वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर एक दिशा में जा रहा है, एक निश्चित दिशा में, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही दिशा में हैं, तो क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी बता दीजिए। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भाग रही है, एक इधर भागने लगी, एक इधर और 2-3 इधर भाग रही हैं, कोई ऐसे भाग रही है, तो सर ये क्या है? ये है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कोई बच्चा किसी ड्रेस में है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, तो इस तरीके से बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और एक ही डिसिप्लिन में वाले बच्चों को क्या बोलते थे हम? यूनिफॉर्म। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी यूनिफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। अच्छा सर, तो डेफिनेशन है इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन डाइपोल एक्सपीरियंस सम फोर्स। कैसे सर, कुछ प्रैक्टिकल दिखाओगे भी इसका? बिल्कुल सही बात। मान लीजिए ये क्या है? एक डाइपोल, चुम्बक का छोटा सा टुकड़ा है। भैया इस मोटर के अंदर भी चुम्बक होती है, ये जो आप मोटर देख रहे हैं इसके अंदर भी एक परमानेंट मैग्नेट होती है, ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो सर ये क्या है? एक मैग्नेट। इसमें से क्या निकल रही है सर? फील्ड लाइंस। तो सर आपको तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल का चैप्टर है। मेरे पास अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने पीएमएमसी ले लिया, नहीं परमानेंट मैग्नेट है। तो भैया फील्ड लाइंस ही दोनों में से निकलने वाली, तो इसलिए सर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट दिखाते हो। बिल्कुल, चलो मान लिया, चल जाएगा। तो सर ये क्या है? एक पीएमएमसी। इसमें से क्या निकल रही है? फील्ड लाइंस। इन्हीं के बीच में क्या रख दिया सर हमने? डाइपोल। कैसे रख दिया सर? अब ये इस पे अगर इस तरीके से घुमाऊं इसके आसपास तो क्या होता है? देखिए क्या होता है, इसके पास अगर मैग्नेट लेके आऊं इस लोहे के टुकड़े के पास तो क्या होता है? मूवमेंट कर रहा है ना, देखिए देखिए इसके साथ खींचा चला जा रहा है, इसके साथ इस तरीके से। तो वैसे ही अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल रख दूं, डाइपोल रियलिटी में क्या होता है? प्लस और माइनस चार्ज का समूह। कैसे होता है सर? प्लस चार्ज यहां मान लिया, माइनस यहां मान लिया, और इस तरीके से एक, अरे सर ये तो उस वो वाली फीलिंग आ रही है कि मोटर के अंदर एक रोटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूमने लग जाता है। सेम वैसे ही ये क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ये डाइपोल रख गया और ये गोल गोल घूमेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वही तो बात है, यानी कि ये सब मोटर बनाने का ही फंडा है। मतलब अभी सर बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे डीसी मशीन आता जाएगा, तो हमें मतलब आदत डाली जा रही है फिजिक्स को पढ़ने की। बिल्कुल सही बात। तो सर ये क्या है? डाइपोल। तो हमने बताया था डाइपोल की प्लस और माइनस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? डाइपोल एक्सिस। कितना होता है सर डाइपोल एक्सिस? ये होता है भैया 2a। 2a डाइपोल एक्सिस हमेशा कितना होता है? 2a। डाइपोल एक्सिस की लेंथ कितनी होती है सर? यानी डिस्टेंस कितना होता है दो चार्जों के बीच? 2a होता है भैया, तो इसको लिख दिया 2a, ठीक। ये क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है यानी कोई डाइपोल रखा है तो उस पर सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो सर यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था E = F/Q। ये फॉर्मूला किसका था? E = F/Q। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, तो यहां से फॉर्मूला बना लीजिए फोर्स का, F = QE। तो सर ये क्या हो जाता है? यहां से फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है। तो सर इस पे जो फोर्स लगेगा वो F = QE लगेगा। बिल्कुल सही बात। तो सर इसके केस पढ़ाइए, अब पढ़ाइए इसके केस कि किस एंगल पे क्या क्या काम करेगा। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन, ये हुआ इसका प्रैक्टिकल। अब आगे केस पढ़ेंगे इसके। क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको बता के हटे हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क on a dipole, magnitude of torque on a dipole by electric field भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो डाइपोल पे टॉर्क लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसे या तो घुमाएगा या भगाएगा इधर उधर को, वही तो लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाइपोल रख दिया है, इस तरीके से डाइपोल रख दिया, यानी कि क्या है डाइपोल? रियलिटी में एक टुकड़ा है, यानी लोहे का टुकड़ा रख लो, इस तरीके से रख दो। ये छोटा है, बड़ा रख दो, मैं अभी दिखाता हूं। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर ये लोहे का टुकड़ा ऐसे रख दिया जाए, इतना बड़ा टुकड़ा है, ये चाबी है, तो सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इधर उधर को या तो घूमेगा या रोटेट करेगा। तो वही तो आप पढ़ाने वाले हैं, तो सर हमें क्या फाइंड करना है? टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क बोले तो सर क्या होता है? कोई भी चीज कार्य करती है यानी वर्क डन होता है। मान लीजिए ये जो डस्टर है, अगर सीधा जा रहा है तो वर्क डन, गोल गोल घूम रहा है तो टॉर्क, यानी टॉर्क और वर्क डन एक ही बात होता है सर। तो सर कार्य की बात कर रहे हो, कार्य और गोल, यानी गोल गोल जो कार्य हो रहा है उसकी बात कर रहे हो। हाँ, उसी को तो टॉर्क बोलते हैं। तो इस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कार्य होगा उसी को तो फाइंड करने वाले हैं, टॉर्क को। तो सर टॉर्क का फॉर्मूला आपने बताया था, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर अभी आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि E = F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी आपने बताया था ना। तो सर यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q × E। ये हो जाएगा भैया फोर्स का फॉर्मूला। तो सर ये वाला जो फॉर्मूला है फोर्स का, ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल भैया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है तो वही वाला फॉर्मूला रख दो। यहां रख दो सर QE। और डिस्टेंस कितना है सर इनके बीच में? अभी आपको बताए हैं डाइपोल एक्सिस की जो दूरी होती है वो होती है 2a। और सर जो एंगल बनता है वहां साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रयोग किया जाता है ना। तो साइन थीटा रख दो यहाँ, साइन थीटा। तो सर ये फॉर्मूला बन गया, टॉर्क का जो फॉर्मूला बन गया QE/2a sin थीटा। तो सर लास्ट लेक्चर में आपने बताया था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। क्या बताया था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला? डाइपोल मोमेंट यानी डाइपोल का जो फॉर्मूला बताए थे सर आप बताए थे P मैग्नीट्यूड बराबर Q × 2a, इस तरीके से बताए थे सर आप डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो सर ये वाला Q और ये वाला 2a मिलकर ये डाइपोल मोमेंट तैयार कर रहे हैं ना। तो यहां मैं सीधा सीधा P क्यों ना रख दूं? बिल्कुल रख सकते हैं। और सर यहां मैं E लिख दूं और यहां लिख दूं साइन थीटा। तो यहां से ये टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है। यहां से क्या बन गया? फाइनली ये फॉर्मूला। यानी कि बेसिक बात करोगे एक स्टूडेंट की तरह या टीचर की तरह, तो सिर्फ टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी डाइपोल पर बात कर रहे हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला बोलो,
टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। अब उसी थीटा को हम चेक करने वाले हैं कि अगर 0 डिग्री होगा तो कितना टॉर्क लगेगा, 90 डिग्री होगा तो कितना लगेगा, 180 डिग्री होगा तो कितना लगेगा। मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री तक इस पर टॉर्क का क्या प्रभाव होगा इस डाइपोल पर, अगर कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता। कैसे सर हम समझे नहीं, कैसे रखें भैया? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो परमानेंट मैग्नेट की वजह से निकलने वाला फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट में से निकले हुए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेट में से निकले या इलेक्ट्रोमैग्नेट में से निकले हुए हैं तो भैया वो फील्ड ही, इसलिए एग्जाम्पल के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। सर इसके आसपास अगर मैं लोहे का टुकड़ा लेके आता हूं तो घूमने लगता है या इसकी तरफ खिंच जाता है? इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल है सर, गोल गोल है। कैसे गोल गोल है सर? बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल है तो इसके बीच में अगर मैं कोई लोहे का टुकड़ा डालूं तो ये अपनी तरफ खींच रहा है और गोल गोल रोटेट करा रहा है, यानी कि या तो रोटेट करा रहा है या पकड़ ले रहा है। तो इसी एंगल को हम अब निकालने वाले हैं, तो कितना एंगल बनेगा। तो अब यहां से इसको रफ करते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया? फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल। कौन सा डाइपोल? जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा डाइपोल पे? पीई साइन थीटा। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद इसको रफ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है। तो यहां से आपको एक नोट लिखवा देते हैं, नोट लिखवा देते हैं कि आप अगर सारा भी ना पढ़ें तो उस नोट को पढ़ के आप 1 या 2 नंबर प्राप्त कर सकें। when dipole is placed, when dipole is placed in uniform electric field, when dipole is placed in uniform electric field, then no net force and torque, only torque acts on dipole। सर ये क्या लिख दिए हैं आप? टॉर्क का तो फॉर्मूला ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क का तो फॉर्मूला ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो सर इस नोट में आपने तो लिखा है नो नेट फोर्स, यानी फोर्स है ही नहीं डाइपोल पर, लेकिन टॉर्क है। कैसे घुमा रहे हो सर? भैया फोर्स है तो सही, फोर्स है तो सही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पर फोर्स है तो सही, फोर्स है तो सही, लेकिन क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो ये नेगेटिव फोर्स है और ये पॉजिटिव फोर्स है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला नेगेटिव फोर्स, वो पॉजिटिव फोर्स, तो नेगेटिव का 1 और पॉजिटिव का 1 बराबर होता है 0। तो सर फोर्स क्या हो जा रहा है? यहां से कैंसल आउट, फोर्स क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट। इसीलिए क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि नो नेट फोर्स। सर ये नेट क्या है? नो और फोर्स तो समझ में आ गया, नेट का मतलब होता है भैया टोटल, नेट का मतलब होता है टोटल, यानी टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो सर ये बात है, यानी फोर्स है तो सही लेकिन वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसीलिए टॉर्क बनता है। सर टॉर्क तो फोर्स से ही बनता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यानी वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो सर टॉर्क होता है डाइपोल पर, फोर्स नहीं होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सर दूसरा केस होता है, ये लिख लीजिए आप। सर दूसरा ऐसा केस कब होगा कि फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा, वो भी आपको बता देते हैं, वो अब हम आपको लिखवाते हैं। दूसरा याद रखना, when dipole is placed in non uniform electric field, then force
एंड टॉर्क बोथ एक्ट्स ऑन डाइपोल। सर ये क्या फंडा है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फील्ड इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, यानी कि ये तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो सर नॉन यूनिफॉर्म ही क्यों नहीं यूज कर लेते, वहां तो फोर्स भी है और टॉर्क भी है। भैया किसी भी मोटर के उल्टे तार लगाते हो, कभी कभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन ठीक करता है और वो मोटर इस तरीके से हुन हुन की आवाज करती है, यानी ऐसे 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 खड़बड़ाहट करती है ओनली, लेकिन घूम नहीं पाती। तो ये वही रीजन है कि नॉन यूनिफॉर्म। भैया यूनिफॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से घूमता हुआ, यानी कि जब इस तरीके से गोल गोल घूमेगा तभी तो किसी मोटर को घुमा पाएगा ना। अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर जा रहा है, यानी पूरा चक्कर ही नहीं कर पा रहा, यानी पूरा राउंड ही नहीं ले पा रहा, तो जो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, नॉन यूनिफॉर्म यानी गोल गोल नहीं घूम पा रहा, और ये है यूनिफॉर्म यानी गोल गोल घूम रहा है। जब कोई चीज गोल गोल घूमेगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल घूमेगा तभी तो किसी मोटर को घुमाएगा ना। आई बात समझ में, यानी पंखे की मोटर जो होती है इसलिए घूमती है सर। नॉन यूनिफॉर्म होता है तो सर उसमें फोर्स तो होता है, फोर्स भी होता है, टॉर्क भी होता है, समझे बात, लेकिन वो किसी काम की नहीं होते, समझे बात, ये होता है फंडा। कई जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज किया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां कुछ इस तरीके से डिवाइस यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसे गया ऐसे झूले वगैरह में, ऐसी जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मोटर्स का यूज किया जाता है, समझे बात, डाइपोल वाली। तो सर हम याद रखेंगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टॉर्क होगा, हाँ जी होगा। अगर कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स होगा जी, बिल्कुल होगा। टॉर्क भी होगा, दोनों होंगे, हम याद रखेंगे। अब यहां से सर आप केस पढ़ा दो कि किस एंगल पे कितना टॉर्क होगा। तो सर केस तो सिर्फ किसके होंगे, यूनिफॉर्म वाले के होंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में तो भैया हमेशा टॉर्क और फोर्स रहेगा ही, तो उसमें काय को केस पढ़ना, हमें केस पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। when dipole is placed in uniform electric field, तो डेफिनेशन और हेडिंग सब वही है, याद रखना। तो पहला केस है केस 1। केस 1 क्या कहता है, when थीटा बराबर 0 डिग्री यानी कि साइन 0, साइन थीटा यानी साइन 0, साइन थीटा यानी एंगल। थीटा किसको बोलते हैं रियलिटी में, थीटा बोलते हैं एंगल को, यानी कि एंगल बोले तो हिंदी भाषा में कोण, कोण को ही तो एंगल बोला जाता है भैया। मान लीजिए ये मेरी आर्म है और ये ऐसे मुड़ी है तो 90 डिग्री, इस तरीके से 30 डिग्री, सीधी है तो 180 डिग्री, यानी कि एंगल तो हर चीज का होता है, ठीक है। तो कौन सा एंगल, साइन 0। तो अगर सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, किसके बीच में, ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डाइपोल है, डाइपोल फिलहाल इस तरीके से है, डाइपोल क्या है इस तरीके से, यानी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, यानी थीटा 0 डिग्री है तो 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है सर। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टॉर्क लगाएंगे जब इस पे तो P E साइन 0, तो टॉर्क तो सर यहां से 0 हो गया ना जब हमने सॉल्यूशन निकाला, यानी कि थीटा की वैल्यू रखी इस फॉर्मूले में तो टॉर्क 0 हो गया। तो सर हमें यहां से पता चला कि जब कोई भी डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पर टॉर्क कैसा होगा, 0 होगा। और फोर्स तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी केसेस में 0 होगा। तो यहां से इसका लिख लीजिए, दिस means torque on the dipole is 0। भाई ये तो हमने अभी बताया, फॉर्मूले से प्रूफ किया। भाई साइन थीटा और कॉस थीटा की साइन के सारे एंगल्स की 0 ज्ञात कर लेना। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45। ये आपको एंगल भी निकालने आने चाहिए साइन के, साइन और कॉस थीटा के।
यानी श्रेणी आती है, गूगल पे सर्च करना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, पूरा चार्ट आ जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। तो दिस मीन्स टॉर्क ऑन द डाइपोल इज जीरो, टॉर्क ऑन द डाइपोल जीरो व्हेन it's aligned to the electric field, सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइंड है कोई भी डाइपोल तो क्या है, उस पर टॉर्क जीरो है। अलाइंड का मतलब क्या होता है सर, हम तो घूम गए। अलाइंड का मतलब होता है भैया पैरेलल। और जब भी कोई भी डाइपोल यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पैरेलल होती है इस तरीके से, यानी फील्ड भी ऐसे है और डाइपोल भी ऐसे है, यानी पैरेलल हुआ ना, डाइपोल की यानी फील्ड की डायरेक्शन भी है और डाइपोल की भी है, तो इस पर टॉर्क जीरो होगा। पैरेलल वाले केस में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि जीरो होता है, ठीक है, फ्लक्स जीरो होता है, वो फ्लक्स पढ़ा था आपने। तो दिस मीन्स डाइपोल ऑन द, ये सब पढ़ा चुके हैं हम आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है यहां से, व्हेन डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल कब होता है, जब वो अलाइंड होता है, यानी कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से, इसी डायरेक्शन में डाइपोल है, तो ये क्या है, डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में है, तो इस केस को क्या बोल देते हैं, पैरेलल। और इसके बीच में एंगल कितना होता है सर, एंगल 0 डिग्री होता है, 0 यानी साइन 0, ठीक है जी, 0 डिग्री। तो सर इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, तो सर इस पे जो टॉर्क है वो जीरो है, यानी स्टेबल मतलब रुका हुआ, स्टेबल का मतलब होता है स्थित। जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, अगर कोई वस्तु इस तरीके से स्टेबल है, रुकी हुई है, तो उसका मतलब होता है स्थिर। और जब हम केमिस्ट्री में जाते हैं, स्टेबल का मतलब होता है कंप्लीट और अनस्टेबल का मतलब होता है यानी कम कंप्लीट, यानी पार्शियली फिल्ड, यानी थोड़ा बहुत कम है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक। फिजिक्स में स्टेबल का मतलब होता है स्थिर और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, घूमता हुआ। अनस्टेबल मतलब फिजिक्स समझ लीजिए। स्टेबल की बात करूंगा जब भी मैं, स्टेबल मतलब स्थिर। अब स्थिर हमेशा स्थिर है ही, रुका हुआ, और अनस्टेबल यानी कि हिलता झुलता, हिलता हुआ, हिलता या घूमता हुआ, या तो वो रोटेट कर रहा है या इस तरीके से हिल रहा है या गोल गोल घूम रहा है, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल। और स्टेबल का मतलब रुकी हुई चीज को स्टेबल बोल देते हैं फिजिक्स में। तो सर हमें आपने यहां से कुछ, ये तो सब याद करने की चीज है, ये वन वर्ड क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन यहां से हमें फॉर्मूला पता चला कि जब भी कोई डाइपोल का थीटा यानी 0 डिग्री पर होगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस पर टॉर्क 0 होगा। सर कहां से पता लगाए, इस फॉर्मूले में रख के, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा वाले फॉर्मूले में रखो, साइन 0 की वैल्यू रखो, तो टॉर्क यानी साइन 0 बराबर 0 ही होता है। जब एक क्वांटिटी 0 हो गई तो सारा फॉर्मूला ही 0 हो गया। अच्छा, तो सर अगर डाइपोल को 90 डिग्री पर रख दिया जाए तब क्या होगा, तो वही तो अब पढ़ाने वाले हैं। अब मैं सारा कुछ नहीं लिख पाऊंगा, अब कराऊंगा शॉर्टकट में। अब सारा आपको सिखा दिया है, अब खुद लिखना है। व्हेन यानी केस 2 है, एक है केस 2, पहला केस पढ़ा चुके हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो सर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो अगर टॉर्क के फॉर्मूले में रखेंगे इस तरीके से, पी ई साइन थीटा। सर ये इस तरीके से ऊपर एरो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि भैया ये वेक्टर है, ये किसी डायरेक्शन को दर्शा रहा है, वेक्टर को दर्शा रहा है। तो पी ई साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 90 है, साइन 90 है तो यहां से साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। पी ई यानी यहाँ कि 90 की वैल्यू अगर 1 भी रखूं मैं तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, पी ई। तो अच्छा, तो सर यहाँ कुछ टॉर्क लगा है यानी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है,
तो यहाँ क्या लग रहा है, टॉर्क, कुछ टॉर्क लग रहा है। बताइए, जब कोई यानी कि कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, पीई लगेगा सर। तो यानी कि मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। टॉर्क इज मैक्सिमम क्योंकि 90 डिग्री पर है डाइपोल। कैसे है सर, फिगर में बता दीजिए। इस तरीके से क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल अब कहां से, पहले यहां था, देखो पहले कहां था, यहां था इस तरीके से, यानी रुका हुआ था। ये कहां था, यहां, और ये घूम के इस तरीके से फोर्स लगी और अब आ गया यहां, यानी इसको यहां से रफ किया जाए, ये अब ऐसे हो गया है। यानी फिगर बताओ, थीटा 0 डिग्री वाले केस में कैसे था, दोबारा से देखिए, पहले था इस तरीके से 0 डिग्री वाले केस में, यानी कि इस तरीके से। तो डाइपोल और फील्ड के बीच में जो एंगल था वो था 0 डिग्री। तो यहां थी मिनिमम टॉर्क बोलो या जीरो टॉर्क बोलो, जीरो टॉर्क। और दूसरा क्या था सर, ये स्टेबल था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अगर सर डाइपोल 90 डिग्री पर है, जो अभी पढ़ रहे हैं केस, इस तरीके से है, तो इस केस में क्या होगा, यानी डाइपोल अब कैसे है, ऐसे, यानी कि इस तरीके से। तो सर ये तो मोटर बना दिया आपने। हाँ, डाइपोल वही है, घूमने वाली चीज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी चुंबक या कोई भी लोहे का टुकड़ा घूम रहा है। ठीक, तो सर यहाँ 90 डिग्री है एंगल, तो यहाँ जो टॉर्क होगी मैक्सिमम होगी। आपने बताया टॉर्क कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। और डाइपोल क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अनस्टेबल का मतलब अभी आप बताए थे कि या तो कोई चीज लड़खड़ा रही है या गोल गोल घूम रही है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। और टॉर्क होगी मैक्सिमम। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, ये क्वांटिटी को दर्शाता है, बैलेंस्ड को, यानी बैलेंस्ड को दर्शाता है इक्विलिब्रियम। अभी आपके लिए इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जब आपको अच्छे से बता देंगे। तो सर ये रफ करिए, ये फॉर्मूला हमें पता चल गया कैसे यहाँ वैल्यू रखते हैं साइन थीटा की, और पता कर लेते हैं कि डाइपोल पर टॉर्क कैसी होगी। तो सर शॉर्टकट चीज नहीं है कुछ याद करने की, तो वो लिखवा दीजिए ना सर, शॉर्टकट का कुछ हो तो। ये याद रख लीजिएगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क कैसा होगा, मिनिमम होगा। बस ये भी याद कर लोगे तो एग्जाम में हो जाएगा, मिनिमम होगा। टॉर्क कैसा होगा, मिनिमम होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सर आपने तो अच्छे से समझा दिया। और इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल, यानी कि जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, और ये 90 डिग्री पे है। यानी कि इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी नॉर्मली। ये टेंजेंशियली भी बोल सकता है, कभी कभी ऐसे आता है क्वेश्चन, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली, यानी टेंजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, या तो नॉर्मली बोले या टेंजेंशियली बोले, टेंजेंसी बोले या परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री बोले, सब एक ही बात है भैया। 90 डिग्री के कोण को ही टेंजेंट बोलते हैं, उसी को नॉर्मल बोलते हैं, उसी को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो याद रखना, ऐसे घुमा घुमा के एसएससी जेई क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी जेई ने पूछा है ये क्वेश्चन, याद रखना। टेंजेंशियली बोलेगा, नॉर्मली बोलेगा या परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सेम ही होगा, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां आ जाएगा एट 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री पर कैसा होगा, टॉर्क होगा या नहीं होगा। तो टॉर्क कैसा होगा, 0 होगा, टॉर्क तो 0 होगा इस केस में, वो आपको समझा चुके हैं। यानी मेरा तरीका है आपको बताना, यानी डाइपोल कैसा होगा 0 डिग्री पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल ये प्लस यहाँ माइनस यहाँ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस इस तरीके से होगा। समझ आई बात, यानी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के।
तो यहां से आपका डाइपोल क्लियर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का केस भी तो आता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी पी लिख दिया हूं शॉर्टकट में पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई सभी चीज चेक की जाएंगी। क्या क्या चेक करना है हमें पहले? सर आप तो पका रहे हो, ज्यादा पका नहीं रहा हूं, सभी चीज चेक करनी है। पहले हमने टॉर्क चेक किया, फोर्स चेक किया, वर्क डन चेक करेंगे, वर्क डन चेक करेंगे, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे। यानी कि सर इतने पॉइंट चेक करे जाएंगे। यानी कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर फोर्स होगा या नहीं होगा वो हमने आपको बता दिया। टॉर्क होगा या नहीं होगा वो भी आपको बता दिया। तो सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। सर टॉर्क और वर्क डन तो एक ही बात है, ये तो हम चेक कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, और वर्क डन का भी फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर वर्क डन है तो सीधे सीधे बात करेगा, या तो ऐसे या ऐसे, यानी कहीं किसी भी दिशा में सीधे सीधे काम हो रहा है तो वर्क डन है। मान लीजिए डस्टर यहाँ से यहाँ उठा के रखा जा रहा है तो वर्क डन है, और सर गोल गोल हो रहा है तो वो टॉर्क कहलाती है। यानी एक ही बात है। तो सर आप फोर्स भी बता चुके हो लास्ट लेक्चर में, टॉर्क भी बता चुके हो। टॉर्क हो गया तो वर्क डन भी हो गया। और सर अब नेक्स्ट पॉइंट बचा है, आखिरी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और बताओ सर। पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो किसी कार्य को करने के लिए जो एनर्जी होती है, एनर्जी कब आती है कि कार्य करते हैं। अब भैया रुके रहोगे तो क्या एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। एनर्जी तभी तो मिलती है अगर कोई कार्य होता है। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो हमने बताया था डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। भाई एक दूसरे को कनेक्ट करना सीखो। जब थीटा 0 डिग्री था, जब हम टॉर्क चेक कर रहे हैं तो डाइपोल क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था? डाइपोल रुका हुआ था। तो सीधी सीधी बात है, रुकी हुई चीज पे एनर्जी नहीं लगती। तो यहां से एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। सिर्फ इतना याद रखना, सिर्फ आपको टॉर्क याद रखना है। सीधे सीधे आप समझ जाओगे भैया रुका हुआ था, टॉर्क ही नहीं लग रहा, टॉर्क मतलब घूम ही नहीं रहा, रुक रहा है, पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं। एनर्जी तब होती है किसी वस्तु पे अगर कोई हिलती है डुलती है तो एनर्जी तब आती है ना। तो कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कार्य करने की क्षमता को ही तो बोलते हैं। समझी बात? अगर डाइपोल व्हेन यानी केस 2 ये है केस 1, शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाएगा इतने शॉर्टकट में। केस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, ये वाला केस ऐसे है जब डाइपोल इस तरीके से था। कैसे? इस तरीके से, यानी रुका हुआ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, यानी 0 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री एंगल पे एग्जाम में पूछ ले 0 डिग्री एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी किसी भी डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो होगी भैया 0, याद रखना। 90 डिग्री पे कैसी होगी? तो डाइपोल कहाँ आ गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहाँ आ गया? ये मैं जल्दबाजी में ऐसी कर दे रहा हूं। इस तरीके से डाइपोल कहाँ है? यहाँ। तो इस केस में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो सर आपने बताया था यहाँ टॉर्क जो थी मैक्सिमम होती है और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में एनर्जी होगी या नहीं होगी? यहां भी एनर्जी नहीं होगी, 0 होगी। यहां भी एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। और इस केस में सर 0 डिग्री वाले में इसमें क्या होगी? मिनिमम। इसमें कभी कभी मिनिमम बोल देता है। 0 तो इस केस में भी होती है लेकिन यहाँ मिनिमम होती है, बिल्कुल ही मिनिमम। तो इसका कभी कभी मिनिमम आता है और 0 भी आता है, और इस वाले केस में बिल्कुल 0 आता है, हमेशा इसके लिए 0 आएगा। तो सर कब होगी एनर्जी ये तो बताओ। अब 90 डिग्री पर टॉर्क तो मैक्सिमम था लेकिन एनर्जी अभी भी 0 है। तो आपने पढ़ा होगा कभी भी मोटर ऐसे तो नहीं घूमती है कि ये जो गोल गोल घूमती है, ऐसा तो नहीं है यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई।
तो भैया इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो आपके घरों में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है तो उसका मतलब है 1 सेकंड के अंदर आपका जो जनरेटर पैदा कर रहा है बिजली को 50 बार घूम गया बहुत तेजी से, उसको होते हैं 50 हर्ट्ज। तो सर अब समझ में आया, जो एनर्जी होगी केस थ्री यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री चाहिए कम से कम, यानी कि कम से कम घूमे तो सही तभी तो एनर्जी प्राप्त होगी उसे, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में गोल गोल घूमना। समझे बात? तो एनर्जी तब होगी और इस केस में क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। तो सर 180 डिग्री पे कैसा होगा डाइपोल? 180 डिग्री पर डाइपोल की सिचुएशन कैसी होगी, कंडीशन कैसी होगी? फिलहाल प्लस इधर है और माइनस किधर है? इधर। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। अब आ गया माइनस इधर और प्लस इधर। कहने का मतलब है सर ये जो डाइपोल है पहले ऐसे था, अब ये घूम के कार्य करके ऐसे आ गया। अच्छा सर फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है, यानी गोल गोल घूमना, यानी 1 सेकंड में जनरेटर कितनी बार घूम रहा है? जनरेटर का ही तो फंडा है, आगे जाके जनरेटर या मोटर ही पढ़ेंगे। तो इस केस में जो आपकी जो वो होगी, क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो सर टॉर्क तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ही चेक करे थे। हाँ बिल्कुल, उसमें 2 ही केस की जरूरत है, और पोटेंशियल एनर्जी में 3, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। दोबारा से बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा। 0 डिग्री पर जो टॉर्क वो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा। ये 0 रफ ही कर दीजिए यहाँ से, कभी आप कंफ्यूज हों। और इसको बोलेंगे हम स्टेबल। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क वाले केस में। जब 0 डिग्री पर होगा कोई भी डाइपोल तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। चीज सब एक ही है, यानी टॉर्क वाले केस को अच्छे से कर लो, पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी। केस 2 सर 90 डिग्री पे पहुंच गया, यहाँ टॉर्क तो मैक्सिमम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डाइपोल पर? बिल्कुल 0 हो जाती है, यानी कि सबसे कम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सर 90 डिग्री पे होगी, यानी 0 डिग्री पर थोड़ा बहुत होती है मिनिमम वाली। अच्छा, तो 180 डिग्री पर सर मैक्सिमम होती है, और इसको ही क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सर टॉर्क के केस में तो 90 डिग्री को अनस्टेबल बोल दिया था, हाँ बिल्कुल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में 180 डिग्री को अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है सर? बिगड़ जाता है क्या कुछ? नहीं, फिजिक्स में बोला जाता है अनस्टेबल। अगर कोई चीज लड़खड़ा रही है, गोल गोल घूम रही है, उसको अनस्टेबल, और रुकी हुई है तो स्टेबल। लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा है, अगर कोई चीज 100% कंप्लीट है तो उसको स्टेबल बोल देते हैं केमिस्ट्री में, और कंप्लीट नहीं है यानी पार्शियली फिल्ड है, थोड़ा बहुत कम है, 90 डिग्री है, 90% फिल्ड है, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। समझे बात? कहने का मतलब केमिस्ट्री में अगर ये गिलास है, ये पूरा पानी से फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है पानी से, तो इसको बोल देंगे स्टेबल, अगर आधा भरा है तो उसको बोल देंगे अनस्टेबल। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा उल्टा है, गोल गोल घूमने को या कार्य करने को या हिलने डुलने को स्टेबल बोलते हैं, और रुके हुए को स्टेबल बोलते हैं, और हिलने डुलने को अनस्टेबल। तो सर आपने डाइपोल अच्छे से समझा दिया। तो सर हमारे 4 केस क्लियर हो गए यहाँ से। ये बुक में तो बहुत कठिन दिखाया जाता है, समझ में ही नहीं आया कभी भी, लेकिन आपने सेकंडों में समझा दिया। तो सर हमारे केस यहाँ से हो गए, हमको फोर्स भी पता चल गया कि अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितना होगा? होगा ही नहीं, 0 होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। अगर सर टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क हम 0 डिग्री पे चेक करते हैं और 90 डिग्री पे चेक करते हैं। तो 90 डिग्री पे कैसा होता है सर? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, और यहाँ मिनिमम होता है, यानी 0 होता है। दूसरा सर क्या पढ़े हम? पोटेंशियल एनर्जी। 0 डिग्री पे मिनिमम होती है सर, 90 डिग्री पर 0 होती है सर, और 180 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। इसको स्टेबल बोल देते हैं, इसको अनस्टेबल बोल देते हैं। सर वर्क डन की बात भी कर ली जाए। वर्क डन भैया मैं आपको टॉर्क पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कि 0 डिग्री पर जो टॉर्क होता है वो मिनिमम होता है, यानी 0 होता है, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। इसलिए वर्क डन तो करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं वर्क डन। तो वर्क डन की बात कर लीजिए। वर्क डन बाय द डाइपोल, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की वजह से क्या वर्क डन होगा। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल ऐसे रखा है, यानी ये रखा हुआ है, स्टेबल है, तो इस पे जो वर्क डन होगा तो होगा ही नहीं। किसी चीज को हिलाओगे डुलाओगे तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना। अगर कोई वस्तु यहां से यहां उठ के जा रही है या गोल गोल घूम रही है तो टॉर्क कहलाता है, उठ के जा रही है तो उसको बोल देते हैं क्या, वर्क डन। तो सर ये रुका हुआ है, तो इस केस में 0 डिग्री पर तो जो वर्क डन होगा वो 0 ही होगा। 0 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू के, यानी वर्क डन 0 होगा। सर 90 डिग्री पे होगा क्या थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल होगा, 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि यहां से घूम के इधर इतना तो हुआ, तो इसी को वर्क डन बोल सकते हैं ना। समझे, समझ आई बात। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी वही है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है सर, फोर्स क्या है, क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। डिस्टेंस कितना है, 2a, अच्छा, और साइन थीटा। अब साइन थीटा, सर ये तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, तो हम क्या बता रहे थे इतनी देर से कि टॉर्क और वर्क डन बात तो एक ही है। यानी अगर किसी वस्तु को यहां से यहां उठा के रख रहे हो, कार्य कर रहे हो तो वर्क डन, गोल गोल घुमा रहे हो तो टॉर्क। तो यहां से आपका डाइपोल कंप्लीट होता है। ये पूरा एक चैप्टर है बीटेक के अंदर, लेकिन मैंने आपको 1 घंटे के अंदर अच्छे से आपको डाइपोल सिखा दिया। अब एग्जाम में आप कहीं भी डाइपोल का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर अभी भी कोई टफ क्वेश्चन आता है तो मुझे कुछ मैसेज करिए, मैं आपको और भी अच्छे से बता दूंगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है डाइपोल का, कि पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, लिख लीजिए वो भी, when dipole is at 0 degree then work done कैसा होगा, होगा ही नहीं। और कभी कभी ऑप्शन में क्या दे देता है, -PE +PE या मैक्सिमम। तो इस केस में जो हो जाता है आपका -P, यानी होगा ही नहीं, तो उसको नेगेटिव बोल सकते हैं, खत्म लिस्ट बोल सकते हैं एक तरीके से, यानी होगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है वर्क डन से रिलेटेड, when dipole is at 90 डिग्री या 180 डिग्री then work done। तो इसका जो आंसर होता है शॉर्टकट में बता देता हूँ, पीई होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, पीई। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो उसमें आपको पीई राइट लगाना है, यानी कि पी इज द डाइपोल मोमेंट, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन से फॉर्मूले से आ रहा है, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा वाले फॉर्मूले से आ रहा है सर ये, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन सीरीज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।